गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में। आज 18 अक्टूबर 2023 है, तो चलिए अपने इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है, दैट इज कि जो सक्सेस के जाने का रास्ता होता है उसके लिए कोई एलिवेटर अवेलेबल नहीं है कि आप वहां पे बैठेंगे और फटाक से आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपको स्टेयर्स का इस्तेमाल करना होगा, मतलब कि एक बार में एक कदम, और उसके बाद ही आपको ये सक्सेस मिलेगी। यू हैव टू हैव पेशेंस और लगे रहिए, आपकी सक्सेस आपके नजदीक होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कई सारे आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि हेडलाइंस में क्या है। हेडलाइंस में आज आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बाकी कई सारे न्यूज़पेपर्स में एक ही मामला मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से मना कर दिया है। और क्या ग्राउंड उन्होंने बताया? उन्होंने बताया देखो ये काम तो करेगी पार्लियामेंट, हमारे पास ये अधिकार है नहीं कि हम ये काम करें। और देखो गवर्नमेंट का जो स्टैंड था वो ये था कि अगर आपने ऐसा कुछ किया, सेम सेक्स मैरिज को आपने लीगलाइज किया, तो बहुत सारे ऐसे लॉज होंगे जिनमें हमें परिवर्तन करना पड़ जाएगा। तो आप ऐसा मत करो, हम देख लेंगे, हम इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला देखो मैरिज करना किसी का फंडामेंटल राइट अभी नहीं है, तो यहां पर जो पूरा डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि पार्लियामेंट ही लेगी। यहां पर जो लीगल एक होता है सिविल राइट, आप मैरिज का ग्रांट कर देते हो, तो जिसको आप बोलते हो सिविल यूनियन। सिविल यूनियन क्या होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इसके ऊपर भी कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाया। तो ये मामला भी, जो अभी तक होमोसेक्सुअल्स थे या एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग थे, उन्हें कम से कम सिविल यूनियन का राइट तो मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे उन्हें ये भी नहीं मिल पाया। बहुत ही डिटेल से इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बताया गया कि एक अटैक जो किया गया था गाजा में, वहां पर एक हॉस्पिटल हिट हुआ था जिसमें कम से कम 500 लोगों की जान गई है, ये हमास का कहना है। बिल्कुल सिमिलर आर्टिकल आपको यहाँ पे भी मिलेगा। सेम सेक्स मैरिजेस को अभी इंतजार करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। इजराइल ने जो अटैक किया था उसमें हॉस्पिटल में कम से कम 500 लोगों की जान गई है, सेम आर्टिकल यहाँ पे है। यहाँ पर एक आर्टिकल और है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है कि इसरो अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में 2035 तक डेवलप कर लेगा और इंडिया एस्ट्रोनॉट्स को मून पर 2040 तक भेजेगा। गगनयान मिशन को उन्होंने यहाँ पे रिव्यू भी किया था, तो ये सिमिलर आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इस आर्टिकल को भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी आर्टिकल के साथ, दैट इज अबाउट दी सेम सेक्स मैरिज। 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसे हेड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने यूनानिमसली इस बात के ऊपर रूल किया है कि सेम सेक्स मैरिजेस को अभी इंडिया में लीगलाइज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये सही है कि गलत है, ऐसी टिप्पणियां तो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट करेगा भी नहीं। उन्होंने साफ ये बोला कि ये काम पार्लियामेंट करेगी, हम इस मामले में अभी नहीं जा सकते। जब मामला आया कि क्या उन्हें सिविल यूनियन का राइट दे दिया जाए क्या, अगर मान लो आप उनकी मैरिजेस को नहीं लीगलाइज कर पा रहे हो तो कम से कम सिविल यूनियन का राइट ही दे दो। तो सिविल यूनियन के राइट के ऊपर जब मुद्दा चला तो वो भी 3-2 से अगेंस्ट में चला गया। मतलब 3 लोगों ने बोला कि नहीं, सिविल यूनियन का राइट नहीं दे सकते, 2 लोगों ने बोला दे सकते हैं। मतलब 5 के 5 लोगों ने ये बोला कि सेम सेक्स मैरिजेस नहीं हो सकती, और सिविल यूनियन में ये मामला 3-2 का रहा। अब आपको एक सवाल मन में आ रहा होगा कि ये सिविल यूनियन और मैरिज में अंतर क्या होता है। देखो 2 मामला होता है। एक तो होता है कि जो रिलीजियस कस्टम्स होते हैं, बिल्कुल उसके चलते यहां पे देखो, एक होता है हेट्रोसेक्सुअल कपल। हेट्रोसेक्सुअल कपल का मतलब होता है कि एक होते हैं मैन और दूसरी होती हैं विमेन, ठीक है। तो ये लोगों के बीच का जो यूनियन होता है उसको हेट्रोसेक्सुअल कपल आप बोलोगे, जहां पे मेन मेन, विमेन विमेन, या मैन मैन आप कह सकते हो, विमेन विमेन बोल सकते हो। ये लोग जब एक साथ आते हैं तो उसको होमोसेक्सुअल कपल कहा जाएगा। मैरिजेस में क्या होता है, आप शायद इस बात को रिकॉग्नाइज ना कर पाए, लेकिन जब 2 लोगों की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो उन 2 लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, जैसे वो कोई एक ही हो। आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ज्वाइंट बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं, आप ज्वाइंट इंश्योरेंस सर्विसेज ले सकते हैं। अगर कोई एक पर्सन मर जाता है तो उसके बेनिफिट्स उसकी वाइफ को मिल जाएंगे, वो उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती हैं। अगर अलग होना है तो फिर आपको जो कोर्ट्स होते हैं, मैरिज कोर्ट्स होते हैं, वहां पे जाना पड़ेगा। जब 2 लोगों की शादी हो जाती है तो उनकी लाइफ आपस में कनेक्ट हो जाती है। तो ये तो राइट हो गया मैरिज का। सिविल यूनियन में कोई रिलीजियस कस्टम फॉलो करते हुए शादी तो नहीं होती, बस एक कपल एक साथ रहने लग जाता है। लेकिन जब एक कपल एक साथ रह रहा होता है तो आप उसको सिविल यूनियन का राइट दे देते हो। सिविल यूनियन का राइट का मतलब यह है कि उनकी मैरिज यानी कि शादी तो नहीं हुई है, लेकिन उनके पास वो सभी राइट्स होंगे जो एक कपल के पास होते हैं। मतलब कि वो एक साथ बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट स्कीम से पार्ट ले सकते हैं। इसके अलावा वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। और
अगर उन्हें अलग होना है तो बिल्कुल वैसे उन्हें मैरिज कोर्ट जाना पड़ेगा जैसे कि एक मैरिड कपल को जाना पड़ता है। तो ऑफिशियली वो मैरिड नहीं होंगे, लेकिन मैरिड होने के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो उनको मिल जाएंगे। यही है सिविल यूनियन और मैरिज में अंतर। तो मैरिज को तो 5-0 से डिस्कार्ड किया गया, लेकिन सिविल यूनियन का मामला भी हो नहीं पाया अभी जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए, वो मामला भी 3-2 से डिफर कर गया। तो ये तो मैंने आपको अंतर बता दिया मैरिज और सिविल यूनियन के बीच, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स अभी अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी नहीं क्लेम कर सकते जब तक पार्लियामेंट इसके बारे में कोई लॉ नहीं बना देती। तो यहां पे जो मैरिज इक्वलिटी है उसे इस वर्डिक्ट में अभी ये बोला गया कि एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा। तो एलजीबीटीक्यूआई प्लस एक कंपोजिट टर्म है जो इस पूरी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एल स्टैंड्स फॉर लेस्बियन। लेस्बियन वो कपल होता है जहां पर एक विमेन के प्रति अट्रैक्टेड होती हैं। दूसरा है गेज। गेज में देखो एक जो मैन होते हैं वो सेक्सुअली एक मैन के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। तीसरा आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो लोग होते हैं जो मैन और विमेन दोनों की ओर एट द सेम टाइम अट्रैक्टेड होते हैं, तो उन्हें बाइसेक्सुअल कहा जाता है। फिर अगला मामला आता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो सोशली रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिटी के ऑपोजिट होते हैं। जैसे आपको दिखने में वो मेल लगेंगे बट उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी होगी वो विमेन की होगी, फीमेल की होगी। आपको देखने में फीमेल लगेंगी लेकिन जो जेंडर आइडेंटिटी होगी वो मेल की होगी, तो उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। फिर एक कंपोजिट टर्म आता है क्वीर। तो जो क्वीर के लिए आता है, ये अपनी आइडेंटिटी को लेकर श्योर नहीं होते, इन्हें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में इनकी आइडेंटिटी क्या है, ये मेल है फीमेल है, तो ये उन्हें क्वीर कहा जाता है। फिर एक मामला आता है इंटरसेक्सुअल का। इंटरसेक्सुअल जो लोग होते हैं उनके पास जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो तो अवेलेबल होते हैं लेकिन वो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, तो ये इंटरसेक्सुअल्स होते हैं। फिर एक मामला आता है असेक्सुअल का, ए से। तो असेक्सुअल वो लोग होते हैं जिनके अंदर कोई भी जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो नहीं होती हैं। तो ये कंपोजिट टर्म है, प्लस में कुछ और भी ग्रुप्स आ जाते हैं जिनका यहां पे जिक्र नहीं किया गया है। तो कंपोजिट फॉर्म में इन्हें एलजीबीटीक्यूआई प्लस कम्युनिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, क्वीर, इंटरसेक्सुअल्स एंड असेक्सुअल्स। तो मैंने सबका मतलब बता दिया। लेस्बियंस में विमेन विमेन, गेज में मेन मेन, बाइसेक्सुअल में दोनों, ट्रांसजेंडर्स में सोशली रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिटी से ऑपोजिट, क्वीर अनआइडेंटिफाइड नहीं क्लियर है, इंटरसेक्सुअल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अवेलेबल हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, और असेक्सुअल्स जिनको कोई अट्रैक्शन नहीं है ना तो विमेन के लिए ना मेन के लिए। तो ये इन सभी कीवर्ड्स का मतलब है जो मैंने आपके लिए यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली आप जान गए होंगे। यहां पे देखिए 21st सेंचुरी में किस तरीके से सिचुएशन है जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं या नॉन हेटेरोसेक्सुअल कपल्स हैं उनके लिए। 33 देश दुनिया के ऐसे हैं जो सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ करते हैं, इवन सिविल यूनियन को भी अलाउ करते हैं। सिविल यूनियन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। 2001 में नीदरलैंड पहला ऐसा देश बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया। 2022 में चिली, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड और मैक्सिको भी लीग में शामिल हो गए। नवंबर में यूएस की सीनेट ने सेम सेक्स मैरिज के ऊपर एक बिल पास किया। 70% अमेरिकन को ऐसा लगता है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड होनी चाहिए। नवंबर में अभी हाल ही में सिंगापुर की पार्लियामेंट ने वहां पे जो सेम सेक्स मैरिजेस थी या उनके जो रिलेशंस थे उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। जापान G7 में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ नहीं किया गया है, बाकी सारे G7 की कंट्रीज इसको अलाउ करती हैं। ताइवान एकमात्र ऐसी एशियन कंट्रीज है जहां पे सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ किया गया है। तो मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़ा सा कदम पीछे खींचा है। तो ये सारी बातें देखो सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में यहाँ पे एक बैकग्राउंड के तौर पे दी गई हैं। अब इसका जो हिस्ट्री है डेवलपमेंट का वो कैसा रहा है, यहाँ पे देखो एक मैप है, उस पर भी बात करेंगे। इस मैप में जो आपको रेड कलर की कंट्री दिख रही हैं, यहाँ पे होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए डेथ पेनल्टी तक दी जाती है। और आप यहाँ पे देखो ये कंट्रीज या तो अरेबियन रीजन की हैं या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज को क्राइम मानते हैं और सजा में मौत की सजा भी दी जा सकती है। ये जो येलो कलर की कंट्रीज आपको अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में दिख रही होंगी, कुछ साउथ ईस्ट एशिया में दिख रही होंगी, यहाँ पे होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज को इलीगल बताया गया है। तो ये लोकेशंस आप देखो, ठीक है। यहाँ पे जो बिल्कुल ग्रे कलर है, यहाँ पे ऐसा कोई लॉ है ही नहीं। जो ये लाइट आपको येलो कलर हाँ ये यू कैन से लाइट ब्लू कलर दिख रहा है, यहाँ पे इंडिया भी लाई करता है। यहाँ होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज लीगल है, कोई इसको रोकता नहीं है। जो ब्लैक कलर है यहाँ पे अलाउ किया गया है, यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे साउथ अफ्रीका का रीजन भी मिलेगा। और जो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर है, इनके कुछ जुरिस्डिक्शन में अलाउड है, कुछ जगहों पे नहीं। तो ये पूरा मैप प्लॉट किया गया है जो बताता है कि दुनिया में होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज का स्टेटस क्या है, इसका इतिहास कैसा रहा है। 2001 में नाज फाउंडेशन ने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया। इसके पहले सेक्शन 377 हुआ करता था जिसके तहत
होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज को क्राइम माना जाता था, तो उसे यहां पे खत्म करने के लिए उन्होंने प्ली की। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर भी कर दिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कदम पीछे खींच लिए और बोला कि यह काम पार्लियामेंट ही करे। फिर 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, जो इंटीमेट रिलेशनशिप है वो एक व्यक्ति का पर्सनल मामला है, तो यहां पे किसी को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज को लीगलाइज कर दिया। 2023 में 3-2 के वर्डिक्ट पे जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं या जो सिविल यूनियन है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। अब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिटेल से डिस्कस किया। होपफुली आपको पूरा मामला क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला आर्टिकल जो अभी प्लान किया गया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, उन्होंने गगनयान मिशन जिसके तहत हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहे हैं, उन्होंने उस पूरे मिशन को रिव्यू किया, कुछ अनाउंसमेंट की कि 2040 तक हम एस्ट्रोनॉट्स को भेज देंगे मून के ऊपर। एट द सेम टाइम 2035 तक हमारा अपना खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन रेडी होगा। ये पूरा मामला था। इसरो एक्चुअली में अभी टेस्ट कर रहा है क्रूस्केप सिस्टम, जो 21 अक्टूबर 2023 को टेस्ट किया जाने वाला है। जैसे मान लो हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स को अभी गगनयान मिशन के तहत स्पेस में भेजा और थोड़ी दूर जाने के बाद हमें ऐसा लगा सिस्टम फेल कर रहा है, तो क्या हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को वापस से सेफली बुला पाएंगे क्या? इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मिशन TVD-1 अभी उन्होंने लॉन्च करने का प्लान किया है, जो श्रीहरिकोटा से 8 बजे सुबह 21 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मान लो अगर लॉन्च व्हीकल में कोई माल फंक्शन आया तो हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को वापस बुला लें। इसके लिए करेंगे क्या कि 17 किलोमीटर तक मान लीजिए हम ऊपर लेके जाएंगे अपनी स्पेस फ्लाइट को और वहां से इजेक्ट करेंगे अपने एस्ट्रोनॉट्स को और वापस बुला लेंगे। कोई रहेगा नहीं, केवल सिस्टम टेस्ट किया जाएगा। यहां पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है इन गोल्स के लिए। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगी जिसके जरिए हम आने वाले समय में चंद्रयान मिशन भी भेजेंगे और हम वीनस और मार्स पे भी मिशन भेजेंगे। मार्स पे अभी तक हमने ऑर्बिटर भेजा है और अब की हम रोवर भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब हमारा रोवर मार्स के ऊपर लैंड करेगा जल्दी ही। तो अभी देखिए 2 स्पेस स्टेशन हैं जो एक्टिव हैं, जिसमें एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इसे 1998 में लॉन्च किया गया था। काफी भारी है ये और अब तो काफी बूढ़ा हो चला है। इसे कई सारे देशों ने, जैसे कि नासा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, चाइना की कनाडा की, नॉट चाइना, कनाडा की स्पेस एजेंसी है, रशिया, इन सभी लोगों ने, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन सभी लोगों ने मिलकर इसे भेजा था। और रशिया तो अभी धमकी दे रहा था कि हम हट जाएंगे बिकॉज ये काफी बूढ़ा हो गया है और अब अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा 2021 से चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करना शुरू कर दिया, तियांगोंग। अब यहां पे कंपैरिजन दिया गया है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 420 टन का है, जो चाइनीज स्पेस स्टेशन है तियांगोंग ये 90 टन का है। और यहां पर देखो मीर स्पेस स्टेशन रशिया प्लान कर रहा है, ये 130 टन के आसपास का होना है। हमारा भी जो होगा वो 120 टन के आसपास हमारा जो भारतीय स्पेस स्टेशन है वो जाएगा, तो बहुत बड़ा हमारा नहीं होगा। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंपैरिजन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर कर जाएगा तो चाइना का ही स्पेस स्टेशन इकलौता बचेगा जो स्पेस में होगा। स्पेस स्टेशन इन जनरल होता क्या है, आप ऐसे समझो ना कि आसमान में आपने एक लेबोरेटरी तैयार कर रखी है जो लो अर्थ ऑर्बिट में तैर रही है। उस पर आएंगे उसके पहले इसरो ने अभी सीरीज ऑफ टेस्ट किए हुए हैं, हेलीकॉप्टर बेस्ड टेस्ट, टेस्ट व्हीकल बेस्ड टेस्ट, रॉकेट बेस्ड टेस्ट, अबॉर्ट टेस्ट, अनमैन्ड टेस्ट, रोबोटिक्स मिशन, जिसके जरिए हम चाहते हैं कि हमारा स्पेस मिशन बिल्कुल सेफ हो। अक्टूबर 21 को अबॉर्ट टेस्ट होगा। हम अपनी जो स्पेस क्राफ्ट है उसको 17 किलोमीटर की हाइट पे लेके जाएंगे और वहां से अपनी स्पेस ये से रिज्यूम करेंगे कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बैठे हुए हैं और मॉड्यूल को हम नीचे उतार लेंगे। ये हमारी कैपेबिलिटी को दिखाएगा कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को बचा पाएंगे कि नहीं। इसरो का जोर इस बात के ऊपर है कि हम सबसे पहले तो देखिए फोकस करेंगे टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी डेवलपमेंट पे और अपने फाइनल मिशन पे जाने से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे। बात करते हैं गगनयान मिशन की। गगनयान मिशन हमारा खुद का मिशन है जहां पे हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहे हैं। शुरुआत में प्लान ये था सिंपली, देखो गगनयान का मतलब होता है स्काई व्हीकल, कि हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को 300 से 400 किलोमीटर अर्थ के ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में। उनको पहले हम ऑर्बिट करवाएंगे काफी दिनों तक, वो वहां पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे और फिर हम उनको वापस बुला लेंगे। लेकिन अभी के प्लान में थोड़ा चेंज है, हो सकता है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेकर जाया जाए, जैसा कि यूएसए या नासा ऑफर कर रहा है कि हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जा सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ऑल्दो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बट हो सकता है कि ऐसा किया जाए। एट द सेम टाइम इनिशियल प्लान था कि हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं, लेकिन अब एस्ट्रोनॉट्स की संख्या बढ़ भी सकती है, तो हम प्रिपरेटरी फेज में हैं। हो सकता है 2024 या 25 तक हमारा गगनयान मिशन लॉन्च हो जाए। व्योम मित्र एक ह्यूमनॉइड है, हम उसको भेजेंगे सबसे पहले टेस्ट करने के लिए, देखेंगे बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं, इंसान की तरह होगा, वो इंसान की तरह ही सारी चीज़ों को फील भी करेगा।
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल JSLV मार्क 3 से इसको भेजा जाएगा। इसमें एक क्रू मॉड्यूल होगा जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, दूसरा सर्विस मॉड्यूल होगा जिसमें 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन होंगे। इमरजेंसी स्केप इमरजेंसी मिशन भी इसमें होगा। इसरो का यह पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। यूएस, रशिया और चाइना 3 मात्र ऐसे देश हैं जो आज तक ये काम कर पाए हैं। अच्छी बात है, इन्हें काफी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा अगला आर्टिकल नटराज टेम्पल के बारे में है, दैट इज इन चिदम्बरम। मद्रास हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट को ये बोला कि आप ये बताओ कि जो तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी ये इन्वेस्टिगेशन में पाया कि कुछ अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है टेम्पल प्रीमाइस के विदिन, तो क्या ये सच में हो रहा है? हो रहा है तो जवाब दो। इसी रेफरेंस में नटराज जो टेम्पल है चिदम्बरम का, वो न्यूज में आया। थिल्लई नटराज टेम्पल भी बोलते हैं इसको, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। इस टेम्पल को बनाया गया था 10th सेंचुरी के आसपास। उस समय चोला डायनेस्टी की कैपिटल चिदम्बरम हुआ करती थी। चोला डायनेस्टी जब अपने जेनिथ पर था तो ये बहुत सारे, मतलब ये देखो, ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है तो डायरेक्ट कंट्रोल में था, और बाकी ये सारा उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हुआ करता था। चिदम्बरम जो है वो तमिलनाडु में यहां पर लोकेशन है। ये भी एक समय तमिलनाडु में उस समय जो चोला एम्पायर हुआ करता था उसकी कैपिटल हुआ करती थी, और यहीं पर ये टेम्पल लोकेटेड भी है। चोलास भगवान शिव को नटराज के रूप में अपनी फैमिली डेटी मानते हैं, अपना गृह देवता मानते हैं। भगवान नटराज को कॉस्मिक डांस, उनका जो डांस है उसको कॉस्मिक डांस वेस्टर्न साइंटिस्ट बोलते हैं, डांस ऑफ यूनिवर्स। तो अगर आप नटराज के बारे में देखें तो ये जो मूर्ति आपको दिख रही है ये नटराज की है। भगवान शिव एक डांसर के तौर पे पोर्ट्रे किए गए हैं नटराज के रूप में। ये पूरा कॉन्सेप्ट 5th सेंचुरी AD में इवॉल्व होता है। उनके दाहिने ऊपर के हाथ में आपको एक डमरू मिलेगा और बाएं ऊपर के हाथ में एक फ्लेम मिलेगी, और एक फ्लेम फायर के विद इन उनका ये कॉस्मिक डांस चलता है। उनके पैरों के नीचे आपको एक ड्वार्फ मिलेगा जिसे एक डेमन की तरह पोर्ट्रे किया गया है, और ये जो डेमन है इन्हें इल्यूजन या वर्ल्डली डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया है। जो अग्नि फायर है वो सिंबलाइज करता है कि वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं भगवान शिव। उनके कानों में अगर आप ऑर्नामेंट्स देखेंगे तो आपको एक मेल ऑर्नामेंट मिलेगा और दूसरा फीमेल ऑर्नामेंट मिलेगा। यह दिखाता है उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप को। उनके गले में आपको एक सांप मिलेगा जो 3 बार इंसर्कल करता है, और वो सिंबलाइज करता है कुंडलिनी पावर को। तो ये तो भगवान शिव के नटराज स्वरूप का एक डिपिक्शन है जो यहां पे गिवन है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग के बारे में है। मरीन क्लाउड जो ब्राइटनिंग है उसे सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है ताकि हम एक्सट्रीम हीट से ओशन को बचा सकें। अब ये है क्या मामला, देखो समझाता हूं। समंदर के ऊपर कुछ हल्के हल्के बादल रहते हैं, वो जो धूप होती है ना उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो धूप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो जो समंदर है वो गर्म नहीं होने पाता। वो गर्म नहीं होता तो जो ओशन हीटिंग है वो कम हो जाती है। लेकिन ये बादल बड़े हल्के होते हैं। हमारे पास तरीका है कि हम ऐसी एक डिवाइस के जरिए इन बादलों को और घना कर सकते हैं। एक्चुअली में ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम वाटर ड्रॉपलेट्स और उनके साथ साथ साल्ट एटमॉस्फेयर में बिखेर देते हैं हाइट के ऊपर, जितना ऊपर ये जा सकता है। अब जब ये साल्ट के पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स आसमान में जाते हैं तो वो न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, और उनके आसपास जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो कंडेंस होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। इस न्यूक्लियाई की संख्या के बढ़ जाने की वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन तेज हो जाता है, और जब ये हल्के फुल्के क्लाउड्स में ये क्लाउड मिलते हैं तो वो घने हो जाते हैं, और जब वो घने हो जाते हैं तो वो और ज्यादा जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब सूरज की रोशनी कम आएगी तो ओशन कम गर्म होगा। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे कोरल्स को बचाने के लिए इसको एक्सपेरिमेंट में लिया गया था। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, देखो यही होता है। मतलब हम लोग इतने लंबे समय से एफर्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने का, कर नहीं पा रहे हैं। एंड ऑफ द डे हमें करना क्या पड़ रहा है, हम समंदर में नमक बिखेर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आप बढ़िया तरीके से काम जो करना है वो नहीं कर पाओगे तो ऐसे ही नमक छिड़कते फिरोगे हर जगह पे। तो एमसीबी एक टेक्निक है जहां पे हम टीनी ड्रॉपलेट सी वाटर हम बोल रहे हैं तो इसमें साल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको बिखेरते हैं, या कुछ और भी बिखेर सकते हैं ओशन के ऊपर। ये क्लाउड को कंडेंसेट करने के लिए न्यूक्लियाई का काम करते हैं, और क्लाउड्स ज्यादा चमकदार हो जाते हैं, ब्राइटर हो जाते हैं, वाइटर हो जाते हैं, ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, कैपेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है, और जो ओशन का सरफेस है वो कम गर्म होता है, तो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने में थोड़ी मदद मिल जाती है। एमसीबी जनरली लोकलाइज्ड इवेंट है, रिवर्सिबल है, आराम से चाहो तो आप मत करो, और बहुत कम एरिया में आप इसको इफेक्टिव बना सकते हो। इसमें कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। देखो थोड़े बहुत क्लाउड होंगे, थोड़ा बहुत आप बिखर दोगे, क्लाउड बड़े हो जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा नहीं कोई बहुत आपने रॉकेट साइंस यहाँ पे इस्तेमाल की हुई, सिंपल सा है, मशीन लगाओ,
नमक वाला पानी छिड़क दो, उसके बाद हो गया, क्लाउड का फॉर्मेशन थोड़ा तेज हो जाएगा। जो जॉन लैथम है, उन्होंने 1990 में ये प्लान सोचा था कि क्यों ना हम अर्थ के एनर्जी बैलेंस को बनाने के लिए क्लाउड्स का फॉर्मेशन तेज करवा दें और क्लाउड की ब्राइटनिंग करके हम ओशन के सरफेस को थोड़ा ठंडा रख सकते हैं, ताकि जो 2 डिग्री सेल्सियस हमारा प्री इंडस्ट्रियल एरा से टेम्परेचर है उसको घटने से हम रोक सकें, बढ़ने से रोक सकें। 2060 तक उम्मीद है कि हम ये मार्क ब्रीच कर देंगे। उसके बाद जो क्लाइमेट कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी, तो सिचुएशन दिन ब दिन खराब ही होगी, अच्छी तो नहीं होगी। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इस बारे में है कि अफगानिस्तान में इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। अभी देखो 15 अक्टूबर को 6.3 का अर्थक्वेक आया, उसके पहले भी आया था, और जो रिसेंट अर्थक्वेक आया है उसमें 2000 लोगों की जान गई है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक्स की हिस्ट्री है। अर्थक्वेक क्यों आते हैं? हमारे क्रस्ट के नीचे कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये आपस में टकराती हैं, स्लिप करती हैं, तो जो थ्रस्ट क्रिएट होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो अर्थक्वेक के फॉर्म में बाहर निकलती है। जहां पर ये प्लेट्स टकराती हैं उसके पॉइंट को हाइपोसेंटर कहा जाता है, और इसके ऊपर जो अर्थ के क्रस्ट का पॉइंट होता है उसको एपीसेंटर कहा जाता है, जहां से ये एनर्जी फ्लो करती है। तो ये तो फंडामेंटल है अर्थक्वेक का। अफगानिस्तान में ज्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं? इसके लिए आपको प्लेट्स का जो लोकलाइजेशन है उसको समझना होगा। जो अफगानिस्तान है वो एक्चुअली में कन्वर्जेंस एरिया में आता है, जहां पे इंडियन प्लेट यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराती है। आप इस मैप को देखो, ये है इंडियन प्लेट, ठीक है, और ये जो इंडियन प्लेट है ये यहां पे यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और यहीं पर अफगानिस्तान लाई करता है। तो जब ये आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शन होता है और वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली यहां पे अरेबियन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट भी यहां पे यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तो इन दोनों प्लेट्स के टकराने के बिल्कुल कन्वर्जेंस वाले एरिया में यहां पर अफगानिस्तान आ जाता है। इस वजह से वहां पे अर्थक्वेक्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो अरेबियन प्लेट नॉर्थ में और वेस्टर्न अफगानिस्तान में यूरेशियन प्लेट से वो टकरा रही है, वाइल इंडियन प्लेट जो है वो ईस्ट के रीजन में अफगानिस्तान के सेम काम करती है। हिंदुकुश माउंटेन और पामीर नॉट ये कॉम्प्लेक्स रीजन्स हैं जो अर्थ के क्रस्ट में फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से बने हैं। जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट में, उसकी वजह से कंप्रेशन क्रिएट होता है और उसी की वजह से हिमालय बना भी हुआ है। और ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि अफगानिस्तान में इतने अर्थक्वेक्स आते हैं और वहां पर इससे हिस्टोरिकली बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। देखो 2022 में 6.1 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, 1000 लोगों की जान गई। 2015 में जो आया था उसमें 200 लोगों की जान गई थी। 2002 में 6.1 मैग्नीट्यूड का आया था, 1000 लोगों की जान गई थी। 1998 में अर्थक्वेक आया था, 4500 लोगों की जान गई थी। तो वहां पे बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं, उन्हें इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना होगा। हमारा अगला आर्टिकल लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर ब्लू इकोनॉमी के बारे में है। अमृतकाल विजन 2047 अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवेल किया और यहाँ पे इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को टारगेट किया गया। सबसे पहले समझना होगा ब्लू इकोनॉमी होती क्या है। ब्लू इकोनॉमी में सिंपली आप रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, फिशरीज सेक्टर को ऐसे डेवलप करेंगे कि वो लंबे समय तक बना रहे, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा हो कि वो हमारे एनवायरमेंट को लॉस ना पहुंचाए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएं। इसके लिए 23,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की प्लानिंग की जा रही है। 2047 का हमारा लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसमें हम पोर्ट फैसिलिटीज को बेहतर करेंगे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा देंगे। प्लान तो ये है कि नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट्स बनाए जाएं, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स बनाए जाएं, आइलैंड को सही तरीके से डेवलप किया जाए, वाटरवेज जो इनलैंड में है उन्हें भी डेवलप किया जाए। हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करेंगे, मतलब इंडिया में बिजनेस करना आसान हो और एनवायरमेंट को भी बचाया जा सके। ग्रीन प्लैनेट को हम ब्लू इकोनॉमी के जरिए क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मतलब जो वाटर रिलेटेड इकोनॉमी है उसे बढ़ावा देना। पिछले एक डिकेड में इंडिया ने अपने पोर्ट्स को डबल किया है। जो टर्न राउंड टाइम है, एक शिप आया और अनलोड करके वापस चला गया, पहले 42 घंटे लगते थे, अब केवल 24 घंटे लगते हैं। कोस्टल कार्गो ट्रैफिक भी डबल हो गया है। इंडिया आने वाले समय में दुनिया के 5 टॉप शिप बिल्डिंग नेशंस में काउंट होगा। हमने इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल मुंबई में बनाया और मॉडर्न क्रूज टर्मिनल विशाखापट्टनम और चेन्नई में बनाया। तो ब्लू इकोनॉमी की ओर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इससे इकोनॉमिक लैंडस्केप इंडिया का ऑफकोर्स बदल जाएगा। तो ये तो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि समंदर में हम नमक छिड़केंगे और उससे ज्यादा क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या ये कोई टॉपिक है क्या पढ़ने का? क्या ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है क्या? ऑफकोर्स पूछती है। देखो ना 2019 में उन्होंने पूछा था कि जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, साइंटिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि हम जो सीरियस क्लाउड है उनका इस्तेमाल करें थिनिंग टेक्निक में, सीरियस क्लाउड थिनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें और सल्फेट एरोसॉल को स्ट्रेटोस्फीयर में इंजेक्ट करें। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए। आर्टिफिशियल रेन कुछ रीजन्स में करवाने के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कम करने के लिए, सोलर विंड का अर्थ पे एडवर्स इफेक्ट कम करने के लिए,
या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं और इसीलिए ऐसे आर्टिकल्स आते हैं तो हम उनको छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं, डिस्कस करते हैं, बिकॉज इस फंडामेंटल है कि भाई देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो, कल्याण मंडपम की जो बिल्डिंग होती है, नोटेबल फीचर है टेंपल कंस्ट्रक्शन में किस किंगडम में? चालुक्य, चंदेला, राष्ट्रकूट, विजयनगर। 2019 का ही क्वेश्चन है, तो आपने बताना है इसका सही जवाब। जो कल मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उसका सही जवाब आपको कहां मिलेगा? वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में। मेरे टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन रहेगा, उसमें लिंक रहेगा, उसको क्लिक करना, कमेंट बॉक्स में चले जाना। एक तो कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर आपको वहां मिल जाएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आज बताओगे, भूलना मत, बताना जरूर। इसके अलावा इस पूरे सेशन की पीडीएफ मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, तो उसका इस्तेमाल आप रिवीजन के लिए कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बेनिफिशियल और बढ़िया लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर करिए और बताइए ये सेशन कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।